तो दोस्तों ये चौथा लेक्चर है। इसमें हम लोकेशन और साइट सिलेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। लेयर फार्मिंग में या कोई भी प्रोजेक्ट अगर आपको लगाना होता है फिज़िकली किसी एरिया में किसी लैंड के ऊपर, तो आपको सबसे पहले उसकी लोकेशन डिसाइड करनी होती है और उस साइट को सेलेक्ट करना होता है कि वो हमारे जो प्रोजेक्ट हैं उसके जो ज़रूरी उसमें जो काम होंगे क्या उसके लिए वो सही है या नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि लेयर फार्म एक बहुत महंगा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है, तो उसमें साइट का बहुत महत्व रहता है। इसकी एक वजह ये भी है कि इसमें से अक्सर स्मेल की प्रॉब्लम आती है ना, और गंदगी होती है, कई बार फ्लाईज़ की समस्या आती है अगर आपने मैनेजमेंट वगैरह ठीक नहीं किया है। और आसपास अगर आपकी पॉपुलेशन हो, वहाँ पे लोग रहते हों, तो वो फिर कंप्लेंट करते हैं, और जब पब्लिक कंप्लेंट होती है ना, तो फिर उसके अगेंस्ट बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा लिया जाता है। ये काफ़ी बार देखने में आया है। और एक बात और है कि आजकल क्या हो रहा है कि आबादी पॉपुलेशन जो है तेज़ी से बढ़ रही है। आसपास के जो एग्रीकल्चर एरियाज़ हैं, लैंड्स हैं, उन्हें साफ़ करके प्लॉटिंग की जा रही है वहाँ पे। भारत में अंडों का उत्पादन और यह उद्योग तेजी से विकसित हो रहा है और इसका मुख्य कारण है भारत में बढ़ती हुई अंडों की मांग, जिसे पूरा करने के लिए हाई परफॉर्मेंस वाली कमर्शियल लेयर नस्लों को पाला जाता है। लेकिन सबसे बेहतरीन अंडा देने वाली लेयर मुर्गियां भी अक्सर मुश्किलों का सामना करती हैं। अंडे के उत्पादन में उतार चढ़ाव, अंडे की गुणवत्ता में बदलाव और अधिकतम अंडा उत्पादन का तनाव मुर्गियों के लिए काफी चुनौतीपूर्ण होता है। इन्हीं सब चुनौतियों का सामना करने के लिए पेश है एक स्ट्रॉन्ग ओवरी स्टिमुलेंट एग अप, जो एक उन्नत एग प्रोडक्शन सप्लीमेंट के रूप में तैयार किया गया है। एग अप केवल एक बूस्टर नहीं है, बल्कि यह एक संपूर्ण समाधान है। एग अप में आवश्यक अमीनो एसिड, ट्रेस मिनरल्स और विटामिन के साथ साथ शक्तिशाली प्राकृतिक हर्बल एक्सट्रैक्ट्स इस्तेमाल हुए हैं, जो अंडे के उत्पादन के हर चरण को सपोर्ट करने के लिए सक्षम हैं। एग अप को वैज्ञानिक तरीके से इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह अंडा उत्पादन के ऊंचे स्तर को बनाए रखने में मदद करता है, लेइंग साइकिल के दौरान परसिस्टेंसी को सपोर्ट करता है ताकि निरंतर उत्पादन सुनिश्चित हो सके। अंडे के छिलके की गुणवत्ता को बेहतर बनाता है, टूटने से होने वाली बर्बादी को कम करता है, अंडों की कुल गुणवत्ता में सुधार होता है, लंबे उत्पादक जीवन के लिए मुर्गी के संपूर्ण स्वास्थ्य का ध्यान रखता है। उत्पादन से जुड़ी बाधाओं को अपने फार्म की क्षमता को सीमित करने न दें। एग अप के साथ अपनी मुर्गियों को वो पूरा समर्थन दें जिसकी उन्हें जरूरत है। तो जब भी हम लोकेशन को डिसाइड करें, इन सब बातों का ध्यान में रखकर कि आगे जो एक्सपेंशन है वो कैसे होगा और ये सब प्रॉब्लम्स ना आए, जिसके बारे में डिस्कशन हो रहा है। अच्छा, एक और इसमें पहलू ये आता है कि ज़मीन एक बहुत महंगी चीज़ है और ज़मीन पर कुछ भी बिज़नेस किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि लेयर फार्म ही करें या ब्रॉयलर फार्म करें या कुछ भी करें। तो उस प्रोजेक्ट को वो ज़मीन के रेट जस्टिफाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, या कई मान लीजिए आपके पास एग्रीकल्चरल लैंड है, आप उसे बेच नहीं सकते हैं और मतलब उसे ही यूज़ करना है, चाहे वो लोकेशन प्रॉपर है या नहीं है, तो उसके हिसाब से एडजस्टमेंट किए जाते हैं। तो यहाँ पर एक जनरल ओवरव्यू मैं बता रहा हूँ कि और ये सोच के एज्यूम करके बता रहे हैं कि आपको एक लेयर का प्रोजेक्ट शुरू करना है और इसी के हिसाब से ज़मीन भी ख़रीदनी है। तो इसे आप समझेंगे और जो भी एडजस्टमेंट करने होंगे आपकी, मतलब अगर एग्जिस्टिंग ज़मीन यूज़ करना चाहते हैं, ये वाली चीज़ें नहीं होती हैं, तो उसे वैसे ही यूज़ करेंगे, मतलब फिर एडजस्ट करेंगे या कंसल्टेंट से, एडवाइज़र से एडवाइस लेंगे। तो सबसे पहले साइट सिलेक्शन की बात आती है। हम साइट को सेलेक्ट करते हैं, कोशिश करते हैं कि अच्छी से अच्छी हमें जगह मिले, और अहम बात ये होती है कि हम बायोसिक्योरिटी का ध्यान रखें। बायोसिक्योरिटी किसे कहते हैं, एक पूरा लेक्चर आगे बायोसिक्योरिटी के ऊपर होगा। बायोसिक्योरिटी का मतलब होता है कि कोई भी बीमारी हमारे फार्म में ना आ पाए, तो हम वहाँ पे स्ट्रिक्ट बायोसिक्योरिटी मेंटेन कर सकें, जो प्रॉपर साइट सिलेक्शन का एक हमारा वो रहता है। तो इसमें एक ये रहता है कि आसपास उसके फार्म्स ना हो, है ना, तालाब ना हो, मतलब वाटर बॉडीज़ में क्या होता है कि जो माइग्रेंट पक्षी होते हैं, बत्तखें हैं और बुगले हैं, वो सब आते हैं वहाँ पे वाटर बॉडीज़ में, तो वो अक्सर बर्ड फ्लू के, रानीखेत डिजीज़ और इन सब के कैरियर होते हैं।
उनके अंदर वो बीमारियां पनपती हैं। तो सोच सकते हैं आप कि वो आपके फार्म के लिए वहाँ पर आउटब्रेक्स होने आसान हो जाते हैं। तो ये बायोसिक्योरिटी का पॉइंट ऑफ व्यू होता है। जब भी साइट सिलेक्शन करें तो इन 2-4 बातों का ध्यान रखें। आसपास अगर ग्रीनरी है तो ठीक है, फार्म ज़्यादा ना हो, कहीं कबूतर वगैरह या ये सब चीज़ें ना पलती हों, है ना, तो उन्हें देखना पड़ता है। इसके अलावा फार्म आइसोलेशन में जितना रहेगा उतना अच्छा है। साइंटिफिक क्लीनिंग और उसका डिसइंफेक्ट किया जा सके उस जगह को, मतलब ड्रेनेज वहाँ पे प्रॉपर हो, ऐसा ना हो कि वाटर लॉगिंग होने लगे या फिर थोड़ी सी बारिश हुई कीचड़ हो गई, पानी जमा हो गया। ऐसी जगहें होती हैं ना जो लो लाइंग एरियाज़ होते हैं उनमें, तो ऐसा ना हो। जगह ऐसी हो कि वहाँ पे हम जो पैथोजेंस हैं, जो बीमारी करने वाले जो जीवाणु कीटाणु होते हैं, उनके स्प्रेड को रोका जा सके ताकि हमारा जो बिज़नेस है उसे हम प्रॉफिटेबल बना सकें। ये बहुत अहम बात है खासकर लेयर फार्मिंग को लेके, क्योंकि बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट, एक इन्वेस्टमेंट हमारा दांव पे लगा होता है। किसी बिज़नेस में इतना रिस्क नहीं होता क्योंकि किसी में पोल्ट्री पक्षियों में खांसने, छींकने और सांस लेते समय सुनाई देने वाली रेस्पिरेटरी साउंड से लगभग हर पोल्ट्री फार्मर परेशान रहता है। यह प्रॉब्लम आपके पोल्ट्री फार्म की शांति और उत्पादकता को प्रभावित करती है और फार्मर इसी चिंता में दिन काटता रहता है कि ना जाने कब यह साउंड घातक ई कोलाई या सीआरडी रूप धारण कर ले। इस साउंड की वजह होती है बर्ड के ट्रेकिया में उत्पन्न होने वाला अत्यधिक म्यूकस। स्वस्थ पक्षियों में यह म्यूकस हल्का चिपचिपा पानी जैसा होता है जो बैक्टीरिया, वायरस और धूल आदि को ट्रेकिया पर चिपकने नहीं देता, जिससे इन्फेक्शन नहीं हो पाता। लेकिन जब फार्म में किसी कारण से वेंटिलेशन बाधित होता है और अमोनिया बनने लगती है या फिर हवा में वायरल लोड बढ़ता है तो वायरस ट्रेकिया पर चिपकने लगते हैं। इससे ट्रेकिया की सेल अधिक मात्रा में म्यूकस बनाने लगती है और वह धीरे धीरे गाढ़ा भी होने लगता है। इसके अलावा इन्फ्लामेटोरी रिएक्शंस के कारण ट्रेकिया सिकुड़ने लगता है। इन दोनों बातों से फेफड़ों में हवा जाने का रास्ता बाधित होता है, जिसकी वजह से खरखराहट होती है और पक्षी गर्दन झटककर आगे की तरफ बढ़ाता है और सांस लेने की कोशिश करता है और हवा म्यूकस के ऊपर से गुजरते हुए आवाज उत्पन्न करती है। कई सारी संक्रामक बीमारियां जैसे LPAI, ND, इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस और माइकोप्लाज्मोसिस खरखराहट की समस्या पैदा करती है। ये कंडीशन आपकी पोल्ट्री के स्वास्थ्य और आपके मुनाफे के लिए गंभीर खतरा बनी रहती है। ये बीमारियां उच्च मृत्यु दर, अंडे के उत्पादन में कमी, अधिक FCR और दवा की लागत में बढ़ोतरी का कारण बनती है। CRD के लक्षण शुरुआत में हल्के होते हैं, जैसे कि सांस लेने में थोड़ी तकलीफ होती है, जिसमें कुछ बर्ड्स फार्म के बीच में मुंह खोलकर सांस लेते दिखाई देते हैं। ध्यान से सुनने पर खिचखिचाहट और खरखराहट सुनाई देती है। फिर इसके साथ साथ चेहरे पर सूजन भी दिखाई देने लगती है, जिसे कोराइजा कहते हैं। इन लक्षणों का अंत अक्सर मोर्टेलिटी के साथ होता है। कई वायरस और बैक्टीरिया साथ में भी संक्रमण करते हैं, जो रेस्पिरेटरी डिजीज कॉम्प्लेक्स के रूप में दिखाई देता है। इस बीमारी में किसान आर्थिक रूप से अभूत नुकसान उठाता है, इसलिए सटीक निदान और उपचार बेहद जरूरी हो जाता है। अपने पोल्ट्री फ्लॉक को CRD से बर्बाद होते ना देखें। आज ही रेस्पोज का इस्तेमाल करें। रेस्पोज एक नया और क्रांतिकारी समाधान है जो पोल्ट्री में CRD द्वारा उत्पन्न आवाज संबंधित समस्याओं से निपटने में मदद करने के लिए बनाया गया है। रेस्पोज रेस्पिरेटरी साउंड की समस्या को रोकने और उसका इलाज करने में काफी प्रभावी है, क्योंकि रेस्पोज ट्रेकिया के गाढ़े म्यूकस को पतला करता है और संकुचित ट्रेकिया को खोलने में मदद करता है, जिससे ट्रेकिया में हवा का प्रवाह सुचारू होता है और साउंड की प्रॉब्लम कम हो जाती है। रेस्पोज का एडवांस फार्मूला पानी में आसानी से घुलने वाले लिक्विड के रूप में बनाया गया है, जिसे पीने के पानी में मिलाकर दिया जाता है। रेस्पोज CRD से संबंधित लक्षणों में कमी करता है, रेस्पिरेटरी साउंड को कम करता है, मोर्टेलिटी की दर को कम करने में मदद करता है, एंटीबायोटिक्स के काम करने की क्षमता को बढ़ाता है और इससे FCR में सुधार देखने को मिलता है। CRD को अपने पोल्ट्री व्यवसाय में रुकावट न डालने दें। अपने निवेश की सुरक्षा करें और रेस्पोज के जरिए अपने पोल्ट्री फ्लॉक के स्वास्थ्य को बनाए रखें। रेस्पोज हर पोल्ट्री फार्म के लिए एक जरूरी सप्लीमेंट है। आज ही मंगाएं। एज सच लाइफ इन्वॉल्व नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर मुर्गी है, वो सेंसिटिव है, वो मर सकती है अगर उस मतलब बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ होती हैं। तो इस पॉइंट को इस वजह से बहुत ज़ोर दे के हमने यहाँ पर बताया है, डिस्कस किया है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए आगे का डिस्कशन हम कंटिन्यू करते हैं कि फार्म ऐसी जगह पर लोकेटेड हो कि जो ज़्यादा से ज़्यादा दूर हो दूसरे पोल्ट्री फार्म से भी और ह्यूमन पॉपुलेशन से भी। इनसे क्यों दूर हो, इसका रीज़न आपको बता दिया है। प्रॉपर रोड एक्सेस होनी चाहिए, मतलब अगर रोड ही ठीक नहीं है, बारिश हो रही है, मानसून सीज़न है, ट्रक फंस गया आपका, तो अंडे नहीं जा पाएंगे, है ना, ट्रेडर आने को वो करेगा। तो ऐसा नहीं हो, या आपका माल आ रहा है, कच्चा माल आ रहा है, फीड आ रहा है, फीड बनने के लिए रॉ मटेरियल आ रहा है,
आपके आने जाने का एक्सेस भी वहाँ पे अच्छे से होना चाहिए। गुड क्वालिटी वाटर सप्लाई, पानी का बहुत इस्तेमाल होता है फार्म के अंदर और ख़ासकर गर्मियों में, तो अच्छी क्वालिटी का ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल होना चाहिए। इसके लिए आप अपनी जो ग्राउंड वाटर होता है उसकी रिपोर्ट उसे टेस्ट करा लें, उसमें देख लें कोई चीज़ कम ज़्यादा है तो उस हिसाब से फिर मैनेजमेंट किया जाता है। एयर मूवमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, अगर आसपास पेड़ हैं तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन फ्रूट ट्रीज़ को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वहाँ पर फिर परिंदे आते हैं, पक्षी आते हैं और उनसे बीमारी फैलने का खतरा रहता है। तो इसके बाद क्लाइमेट अच्छी रहनी चाहिए, हालांकि जब पेड़ होंगे आसपास या खेत वगैरह होंगे तो उससे एक क्लाइमेट अच्छी बनी रहती है, थोड़ी ठंडक भी रहती है, हवा भी चलती रहती है, तो इसको भी ध्यान में हमें रखना चाहिए। फिर मैं बताऊंगा आपको, मतलब ये बात मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर आपके पास ऑलरेडी लैंड है, इनमें से कुछ चीज़ें हैं कुछ नहीं है, तो फिर वो तो हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम साइट सिलेक्शन की बात करें तो ये पॉइंट्स हमें देखने पड़ते हैं। तो ये पता तो होना ही चाहिए एटलीस्ट हमें, हमारे पास चाहे लैंड है या नहीं है। तो इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए क्योंकि फार्म है, जब मान लो गर्मी आती है, अगर इंडिया की बात करें तो 12 में से 8 महीने लगभग गर्मी रहती है, तो उसमें पंखे चलाने पड़ते हैं, फॉगर चलाने पड़ते हैं, पानी के लिए समरसिबल है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉपर अरेंजमेंट होना ज़रूरी है ना। तो फार्म को सेलेक्ट करते टाइम ये वाले पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने चाहिए। तो जो कमर्शियल लेयर चिकन फार्म है उसमें जो चिकन हाउसेस होते हैं वो बेसिकली एक तो ब्रूडर होता है जिसमें ब्रूडिंग की जाती है, इसके बाद ग्रोवर होता है और लेयर होता है। ये 3 टाइप के जर्नल हाउसेस को बनाया जाता है। इन्हें इंटरचेंजेबली भी यूज़ किया जाता है कि लेयर फार्म जैसे बनाते हैं पिलर्स के ऊपर, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि ऊपर तो फार्म होता है तो नीचे की जो जगह होती है यहाँ पर वो चिक्स की रेयरिंग कर लेते हैं। 7-8 हफ्ते तक उसे ग्रो करते हैं, 9 हफ्ते 10 हफ्ते तक, उसके बाद केज में ट्रांसफ़र कर देते हैं ऊपर ही। तो यही ब्रूडिंग की जगह हो जाती है, यही ग्रोवर की हो जाती है और यही लेयर हो जाती है। लेकिन जो स्टैंडर्ड तरीके से काम होता है इसमें बहुत सी परेशानियां भी आती हैं, डिजीज़ आउटब्रेक, और एक ये अच्छा नहीं है लेकिन इकोनॉमिकल है। इसके बाद क्या होता है कि इसमें लगभग ये 3 तरीके के हाउसेस होते हैं, ब्रूडर, ग्रोअर और लेयर। ये 50 से 60% तक इसमें टोटल जो हमारा एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये कहें फिक्स्ड कॉस्ट, ये इसमें हमारी लगती है। तो जो हाउसिंग टाइप है तो वो कैसा होना चाहिए, सबसे पहला पॉइंट तो ये होता है कि वो हमें बर्ड को प्रॉपरली प्रोटेक्ट करे एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन से। बहुत तेज़ हवा है, धूप है, बारिश है, ठंड है, उससे हमारी बर्ड्स को प्रोटेक्ट करे। सबसे पहला एम तो हमारा यही होता है। इसके बाद कंफर्टेबल एक माइक्रो क्लाइमेट प्रोवाइड करे एनवायरनमेंट। फिर ऑटोमेशन को फैसिलिटेट करे, क्योंकि अगर आपने आज फार्म लगाया, मान लीजिए 5,000 10,000 का ही लगाया, 15,000 का लगाया, तो वो तो आप मैनेज कर लेंगे। लेकिन जब उसे आप बढ़ाने लगेंगे, आपको प्रॉफिट होने लगेगा, आपको लगेगा कि यार इसे बढ़ाना चाहिए, एक्सपेंड करना चाहिए, तो उस टाइम मतलब आपको ऑटोमेशन की ज़रूरत पड़ेगी, रेयरिंग में, फीडिंग में, वाटरिंग में, और फार्म को एक्सपेंड करना भी ज़रूरी होगा। तो उस चीज़ को भी ध्यान में रखना चाहिए, है ना, फार्म की साइट को सेलेक्ट करते समय। तो सिलेक्शन ऑफ आइडियल फार्म साइट इज़ अ सीरियस इशू, तो इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर हमारे पास कुछ कमियां हैं हमारे उसमें, मान लीजिए जो जगह है, तो उन्हें हमें पूरा करना है। तो सबसे पहले ये दिमाग में होना चाहिए कि वो चीज़ें क्या होती हैं जिन्हें हमें दिमाग में रखना है। तो जैसा कि यहाँ पर है कि जो एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हें केयरफुली प्लानिंग करनी है उनकी, और फिर अप्लाई करना है ना। तो अगर आपकी साइट गलत होती है
तो वो एक परमानेंट डैमेज करेगी, परमानेंट प्रॉब्लम करेगी। मैंने ऐसे फार्म देखे हैं कि बनाना इस डायरेक्शन में था फार्म को, लेकिन इस डायरेक्शन में बना दिया और पूरा का पूरा पैसा वेस्ट हो गया और बर्ड कभी प्रॉपर प्रोडक्शन में नहीं आई, मॉर्टलिटी होती रही और अल्टीमेटली फार्म बंद हो गया। ये परमानेंट प्रॉब्लम हो जाती है अगर किसी चीज़ को हम नज़रअंदाज करते हैं या इग्नोर कर देते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो फिर दिक्कतें हमें का सामना करना पड़ता है। फिर वो प्रॉफिट के तौर पे ही निकलता है, मतलब प्रॉफिट ही आपका लूज़ होगा, आपके मार्जिन कम हो जाएंगे। तो ये मैनेजमेंटल प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो क्रिटिकल फैक्टर जो होते हैं साइट सिलेक्शन के लिए वो ये हैं कि एक तो वहाँ पे पानी नहीं भरना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए, वो फार्म मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और बीमारियों के फैलने के हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट है। दूसरा क्या हो कि वाटर बॉडीज़ ना हो सराउंडिंग में, कोई पॉन्ड है ना, लेक है या फिर रिवर है, ये सब चीज़ें आसपास ना हो, क्योंकि वहाँ पर फिर पक्षी वगैरह आते हैं और वो बीमारियाँ लाते हैं। फ्रूट के ट्रीज़ ना हो, उस पर भी पक्षी आते हैं। दूसरे पोल्ट्री फार्म ना हो आसपास, और पॉपुलेशन से कम 500 मीटर की दूरी पर आपका फार्म होना चाहिए। और अच्छा ये होगा कि आप जो भी लोकल ग्राम पंचायत वगैरह है उससे एक NOC ले लें, तो वो एक ठीक रहता है कि जब अगर आपको कोई परेशान करता है या ये करता है तो आप वो दिखा सकते हैं कि हमारे पास NOC है। पानी की अवेलेबिलिटी हो, अच्छा पानी अवेलेबल हो और इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए। गुड रोड कनेक्टिविटी, अच्छी रोड की कनेक्टिविटी हो, आसपास लेबर मिल जाए, ऐसा ना हो कि बाहर से लाना पड़े तो महंगा पड़ता है, और वो लेबर की अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए। अप्रूवल होना चाहिए, जैसे मैंने बताया कि NOC जो भी हैं ग्राम पंचायत या जो भी आपका एरिया है, और साथ साथ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो ये भी अब दिक्कत करते हैं ये लोग भी, अगर आप पानी कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, वेस्ट को कैसे डिस्पोज कर रहे हैं, कहाँ जा रहा है, नाइट्रोजन पोल्यूशन होता है ना, उसकी वजह से। और लोकल मार्केट कैसा है, आप बेचेंगे कहाँ पर वो, तो उसे भी एक बार नज़र में आपको रखना चाहिए। हैचरी में अंडों से निकलने के बाद चिक्स एक अत्यंत लंबी और तनावपूर्ण प्रक्रिया से गुजरते हैं, जो नए पैदा हुए चिक्स के लिए काफी नुकसानदेह सिद्ध हो सकती है। उसके बाद चूजे लंबी यात्राएं करके आपके फार्म तक डब्बा बंद स्थिति में पहुंचते हैं। यह सब चिक्स के लिए बहुत अधिक स्ट्रेस वाला समय होता है। इस स्ट्रेस के कारण अलग अलग तरह की दिक्कतें देखने को मिलती हैं, जैसे चूजे की नाभि में विकार उत्पन्न हो जाते हैं, लेमनेस देखने को मिलती है, डिहाइड्रेशन होता है, गाउट के लक्षण दिखते हैं, जो अंत में योक सैक डिजीज का कारण बनते हैं। स्वस्थ चिक्स ही एक प्रॉफिटेबल पोल्ट्री की बुनियाद बनते हैं। इस सबके समाधान के तौर पर हम आपके लिए लाए हैं इजी ब्रूड, जो ट्रांसपोर्ट स्ट्रेस और डिहाइड्रेशन को कम करता है, योक सैक डिजीज की संभावनाएं घटाता है, सैटेलाइट सेल्स की गतिविधि बढ़ाता है, और इसके बाद गुड़ और सोडा देने की आवश्यकता नहीं रहती। यह उत्पाद हमारी वेबसाइट और इंडिया मार्ट पर उपलब्ध है। अभी ऑर्डर करें।